अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल की सरगना शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद इस टेरर नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले इस मॉड्यूल के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मास्टरमाइंड शमा परवीन की 5वीं गिरफ्तारी है ये। एक महिला जिसका संपर्क आतंकी संगठन अलकायदा से है, जो पाकिस्तान के इशारों पर काम करती है, जिसकी प्लानिंग थी भारत में आतंक का नेटवर्क फैलाना, आतंक के मॉड्यूल को बेहद मजबूत करना और अपनी साजिश के जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम देना। आतंकवादी इस खौफनाक साजिश के मास्टरमाइंड अब गुजरात एटीएस के शिकंजे में है और उसका नाम है शमा परवीन। सिर पर हिजाब पहने ये उसी शमा परवीन की तस्वीर है जिसे अलकायदा के बड़े टेरर मॉड्यूल का सरगना माना जा रहा है। गुजरात एटीएस ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शमा परवीन बेहद रेडिकल है, जो युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें अलकायदा के मॉड्यूल से जोड़ती है, जो पाकिस्तान के कई लोगों से सीधे संपर्क में है। उसके पास से बरामद डिवाइस से पाकिस्तान से सीधे संपर्क का खुलासा हुआ। गुजरात एटीएस ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कल एक और बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को प्राप्त हुई है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती है। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। हफ्ते भर पहले जब दिल्ली, नोएडा, गुजरात से अलकायदा के मॉड्यूल से जुड़ी 4 गिरफ्तारियां हुई थी, तो उनसे पूछताछ में शमा परवीन का नाम सामने आया था, जिसके बाद से गुजरात एटीएस शमा की गिरफ्तारी के अभियान में लग गई थी। शमा परवीन फिलहाल बेंगलुरु में रह रही थी। इसका सोशल मीडिया अकाउंट भी रडार पर था। उसके कई और संपर्क का भी गुजरात एटीएस को पता चला था। 30 साल की महिला अलकायदा के नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी के बाद से ही गुजरात एटीएस ने अपना एक्शन तेज कर दिया था और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी थी। अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 5 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कि गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आतंकियों के नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कई और आतंकी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। इस आतंकी मॉड्यूल ने युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया हुआ था। शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। खुलासा यह हुआ है कि अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल की सरगना शमा इस मॉड्यूल को चीफ रहे मौलाना असीम उमर उर्फ सनाउल हक से बेहद प्रभावित थी। वो मौलाना असीम उमर के भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों का ब्रेन वॉश किया करती थी। झारखंड में घर, कर्नाटक में गिरफ्तारी, गुजरात एटीएस की कार्रवाई। पहली बार में ही आतंकी मॉड्यूल की आका शमा परवीन के तार 3 राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि उसका नेटवर्क इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। उसकी आतंक वाली साजिश का दायरा कई राज्यों में फैला हुआ है। अपने इस नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए शमा परवीन ने सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। बीते हफ्ते जब अलकायदा की मॉड्यूल से जुड़ी 4 गिरफ्तारियां हुई, तो पूछताछ में पता चला कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ ले जा रहे थे। पता चला कि इस मॉड्यूल से जुड़े लोग 5 इंस्टाग्राम अकाउंट से लगातार हिंसक और भड़काऊ कंटेंट पोस्ट कर रहे थे,
जिसमें कई राष्ट्र विरोधी पोस्ट भी शामिल थीं और इन्हीं अकाउंट्स के जरिए ये पाकिस्तान के भी संपर्क में थे। शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर और भी खुलासे हो रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। साथ ही इस मॉड्यूल के काम करने के तरीके को लेकर भी अहम सुराग दे रहे हैं। गुजरात एटीएस ने बताया कि शमा परवीन दिल्ली में पकड़े गए मोहम्मद के सबसे ज्यादा संपर्क में थी। शमा खुद कॉमर्स ग्रेजुएट है और बेंगलुरु में अकेले रहती थी। साथ ही वो किसी से सीधे संपर्क से दूर रहती थी। इंस्टा पे स्ट्रेंजर्स नेशन 2 के साथ साथ फेसबुक पे भी सेम बंदे की स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2, ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। इंटर स्टेट ऑपरेशन ये एक था जिसमें सेंट्रल एजेंसीज की मदद ली गई, राज्य पुलिस की मदद ली गई। इसके द्वारा जो शमा परवीन है इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया, इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फ़ोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी उन सब चीज़ों को इसने एक्सेप्ट किया। दिल्ली से पकड़ा गया मोहम्मद इसके सबसे ज्यादा संपर्क में था। उसने पुलिस से बचने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट अपने नाम पर नहीं रखे थे। उसके पास से मोबाइल के साथ लैपटॉप मिला है। शमा परवीन मूल झारखंड की निवासी है और कॉमर्स ग्रेजुएट है। ये अकेली रहती थी, किसी के साथ सीधे संपर्क में नहीं थी। उसके परिवार को इसकी प्रवृत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। महिला मॉड्यूल को लेकर एजेंसियां सतर्क। शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि ये केस दिखाता है कि आतंकी संगठन अब महिलाओं को भी अपने नेटवर्क में एक्टिव रोल में ला रहे हैं और शमा जैसी रेडिकल महिलाएं उनकी इस साजिश को आसान कर रही है। अब गुजरात एटीएस शमा के संपर्क में आए बाकी लोगों और सोशल मीडिया लिंक को ट्रैक कर रही है ताकि इस नेटवर्क पर शिकंजा और कसा जा सके। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। आतंकवादियों का ये नेटवर्क बड़ा खुफिया तरीके से अपने मकसद को अंजाम देने में लगा था। सारी साजिश को सोशल मीडिया के जरिए अंजाम दिया जाता था। किसी को इनके मकसद की भनक ना लगे, इसकी खास तैयारी की जाती थी। एक के बाद एक गिरफ्तारी, एक के बाद एक खुलासे, कई राज्यों में तार और सोशल मीडिया साजिश का हथियार। एक हफ्ते पहले जब एटीएस ने गुजरात, नोएडा और दिल्ली से अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, तब इस मॉड्यूल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। जानकारी के मुताबिक ये मॉड्यूल पहले सामने आए आतंकी नेटवर्क से बिल्कुल अलग था, जिसकी वजह से उसे डिकोड करने में वक्त लगा। इसका कोई स्पष्ट टारगेट या हमले की तारीख नहीं थी, लिहाजा इस मॉड्यूल के ऑपरेशन को समझना मुश्किल हो रहा था। बीते हफ्ते गिरफ्तार 4 आरोपी सामान्य कामकाज किया करते थे ताकि किसी को इनके मकसद का पता न चल सके और पर्दे के पीछे रहकर वो साजिश को अंजाम दे सके। फरदीन समेत जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनके मोबाइल से भी कई सारे ऐसे वीडियोस भी मिले हैं जिसमें जिहाद और गजवाए हिंद समेत सरकार विरोधी प्रवृत्ति, धर्म विरोधी प्रवृत्ति और देश विरोधी गतिविधियां जो हैं वो चलाई जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सरकार विरोधी पोस्ट भी की गई थी। मेरे पीछे का जो मकान है वो फरदीन का मकान है जो कि अहमदाबाद में रहता था और गुजरात एटीएस ने फिलहाल उसे गिरफ्तार किया हुआ है और आगे की जो जानकारियां हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये मॉड्यूल किसी स्थान को निशाना बनाने के बजाय लोगों को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने के मकसद से काम कर रहा था। सोशल मीडिया पर चल रहे अभियानों के जरिए ये लोग भारत में शरिया लागू करने, लोकतंत्र को खत्म करने और भड़काऊ संदेशों के जरिए युवाओं को उकसाते थे।
ये पांचों आतंकी एक दूसरे के संपर्क में थे। इनका मकसद जिहाद की बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और उनको उकसाना था। पकड़े गए आतंकियों से अब एटीएस पूछताछ कर रही है और इनसे पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। गुजरात एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि कैसे देश में ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चलाया जा रहा था और इसका मकसद था क्या। रेडिकलाइजेशन में मकसद क्या था, क्या करवाना चाहते थे ये वीडियो डाल के, किस चीज़ के लिए वो लोगों को उकसा रहे थे? जैसे पहले भी बोला गया था, जो पहले 4 आरोपी को हमने पकड़े थे, द कंटेंट इनको जो मिल रहा था, एक जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म में भी मिल सकता है, कुछ चीज़ें जो इनको वीडियो भी निकालते हैं उसमें इनका खुद का मैसेज जो ओवरलैप करके भी करते थे। तो शमा परवीन का जो वीडियोस जो इन्होंने प्रोपेगेट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो कहाँ से लेके आ रहे थे, उन्होंने खुद क्रिएट किया कि नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो आज ही आए और रिमांड के दौरान हमको पता चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने पूछा था, जैसे इनका क्या मकसद है, बेसिकली ये एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी नेशनल मैसेजेस जो उत्साहित और लोगों को उत्साहित करते थे कि गो अगेंस्ट द नेशन एंड गो अगेंस्ट डेमोक्रेसी। उस हिसाब से इन्होंने मैसेज फैला गया था, विच विल टारगेट स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉपुलेशन। जो इस तरफ की सोच अगर है तो उनको और प्रोत्साहित करते हैं, उनको और ट्रिगर देते हैं कि इसमें इस तरह के सोच सही है। उस हिसाब से ये लोग मोटिवेट करते हैं जो थोड़ा मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा हिट इम्पैक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। जो ये टेरर मॉड्यूल है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आपने 4 आतंकी पहले पकड़े थे और अभी जो सस्पेक्ट को पकड़ा है, क्या दूसरे राज्यों में इनका कनेक्शन हो सकता है? पॉसिबिलिटी है क्या उस चीज़ की कोई? कि जैसे हमने बताया था, इनका जो फॉलोअर्स है अराउंड 10,000 जितना फॉलोअर्स है, जो स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन एंड स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन 2 है। बट ये नहीं बोल सकते कि सभी लोग जो जुड़े हैं इनके साथ है। बट हम टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज ग्राउंड लेवल पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमारा टीम इस पे लगा है। अगर इस तरह का कोई रिलेशन हमको लगता है कि एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी नेशन और प्रिस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मैसेज जो फॉरवर्ड कर रहे हैं, ताकि लोग, यूथ और अदर पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करने का जो मैसेजेस होते हैं, इसको पॉपुलराइज करने, उसको वाइड स्प्रेड देने के लिए अगर कोई कोशिश करते तो उनको भी इसी तरह से अरेस्ट किया जाएगा। एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ, जिन्होंने कहा कि रेडिकल करना और जिहाद के लिए उकसाना, ये 2 मकसद थे जिसके तहत ये ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल काम कर रहा था। पहली बार गुजरात एटीएस ने ऐसे टेरर मॉड्यूल को जो है वो पर्दाफाश किया है और आने वाले दिनों में जब पूरी जांच की जाएगी शमा परवीन के मोबाइल की और उनके चैट्स की, तब पता चलेगा कि और कितने लोग इसके कांटेक्ट में थे और क्या उनको भी रेडिकल किया जा रहा था, या तो फिर विदेश से बैठे जो लोग हैं उनके साथ उनके जो संपर्क थे शमा परवीन के, वो किसके साथ थे, उसके बारे में आने वाले दिनों में जब उनसे पूछताछ की जाएगी और चैट सामने आएगी, उसके बाद पता चलेगा। अहमदाबाद से कैमरा जमीन व्यास के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 30 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में टूरिज्म शुरू हुआ, तब से गुजरात के लोग बड़ी संख्या में वहां घूमने पहुंचते हैं। लेकिन पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को झटका लगा है। उमर अब्दुल्ला ने बताया है और उम्मीद जताई है कि उनके गुजरात दौरे के बाद गुजरात के लोग दोबारा से जम्मू कश्मीर जाना शुरू करेंगे। पिछले 30-35 साल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जब भी टूरिज़्म दोबारा चालू हुई तो 3 बहुत अहम जगह हैं जहां से लोग कश्मीर आना पसंद करते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। अब 2 दिन का यहाँ पे गांधीनगर में टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो उस सिलसिले में मैं और मेरे साथी यहाँ आए हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा गुजरात से जो है अच्छी खासी तादाद में हमारे विजिटर जो हैं दोबारा आना शुरू करेंगे। गुजरात सरकार सूरत डायमंड को शुरू करने के लिए एक बार फिर से एक्शन में आ चुकी है, क्योंकि आज गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने हीरा कारोबारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कारोबारियों से सूरत डायमंड बोर्स में शिफ्ट होने की अपील भी की है। साथ ही साथ डायमंड कारोबारियों को सरकार की ओर से हर तरह की मदद का आश्वासन भी आज दिया गया।
है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में 4200 ऑफिस हैं। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायमंड सिटी सूरत में इसका उद्घाटन किया था। तब उम्मीद थी कि इससे डायमंड कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी, लेकिन सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुए 2 साल बीत गए, फिर भी कारोबारी यहाँ शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। अब गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और राज्यसभा सांसद गोविंद भाई ढोलकिया ने सूरत डायमंड बोर्स को पूरी तरह से शुरू करने का संकल्प लिया है। इसके लिए बाकायदा 23 जनवरी 2026 की डेडलाइन भी तय कर दी गई। हजारों लोगों ने साथ में मिलकर संयुक्त रूप से ये सेंटर बनाया, जहां हजारों व्यापारी आने वाले दिनों में व्यापार करेंगे। सूरत डायमंड बोर्स की एक कमेटी द्वारा एक प्रयास किया गया कि सभी व्यापारियों को साथ में लेके, उनके सुझाव लेके, उनकी मुश्किलें जान के, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ सभी वर्गों के लोगों को सहयोग करके सूरत डायमंड बोर्स आने वाली 23 जनवरी को एक साथ बहुत बड़े पैमाने में सूरत के हीरा व्यापारी अपना कारोबार वहां शिफ्ट करेंगे। हर्ष संघवी और गोविंद भाई ढोलकिया के नेतृत्व में डायमंड कारोबारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग की गई, जिसमें हर्ष संघवी ने कारोबारियों से सरकार के पूरे सहयोग का वादा किया। सूरत डायमंड बोर्स की एक कमेटी द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए फुल्ली एयर कंडीशन्ड कैबिन मात्र केवल 15,000 रुपए में 4 सीट्स एवं 2 लोगों की सोफा की व्यवस्था के साथ ये कैबिन दी गई है, जो दुनिया में सबसे कम दाम पे सबसे ज्यादा व्यवस्थाओं के साथ बिजली एवं मेंटेनेंस फ्री के साथ लोगों को दी जा रही है, जिससे छोटे व्यापारियों को भी बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त होने वाली है। ये सभी सुविधाओं के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ सूरत शहर के हजारों कारोबारी आने वाले दिन में अपना स्थल बदल के दुनिया भर को एक नया पर्चा देने वाले। उम्मीद कीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल सेंटर सूरत डायमंड बोर्स में जल्द ही हीरा कारोबारी शिफ्ट होंगे, जिसके बाद हीरे की चमक फिर से लौट आएगी। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।